गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना 10th क्लास में जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था अर्थशास्त्र का पार्ट 14। और इस 14वें पार्ट में हम लोगों ने अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय जो थी उसका सामान्य परिचय पढ़ रहे थे, और राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा थी वो हम लोगों ने पीछे की कक्षा में देखी थी। अब देखिए, राष्ट्रीय आय के बारे में एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं यहाँ पर इनसे संबंधित जो एक एक नंबर के प्रश्न है वो आपको सारे साथ में सोल्व करवा रही हूँ। जैसे आप राष्ट्रीय आय को लेकर आप ये पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन से प्रश्न हम आपको नोटबुक में करने हैं। तो राष्ट्रीय आय वाला एक तो डेफिनेशन आएगी, यानी परिभाषा पूछी जाती है राष्ट्रीय आय की, और राष्ट्रीय आय के आगे वाले जो टॉपिक्स है जो मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कि इसमें ये प्रश्न पूछा जाता है, इसकी संभावना है। तो ज्यादा फोकस परिभाषाओं पर रहेगा। इसमें जितनी भी परिभाषाएं आएंगी वो सारी परिभाषा आपको अपनी नोटबुक में करनी है। इसके साथ साथ एक और प्रश्न यहाँ पर हम करते हैं कि राष्ट्रीय आय में किन को शामिल किया जाता है। जैसे हमें प्रश्न उठा कर इनके बीच में से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें इनके बीच का मैटर तैयार करना पड़ेगा कि बीच में से ऐसी कोई लाइन आ गई जिससे प्रश्न बन गया। तो देखिए, प्रश्न हमने खुद से ये प्रश्न बनाकर करना है कि राष्ट्रीय आय में किनको शामिल किया जाता है, क्योंकि ये बीच की लाइन है और अभ्यास प्रश्नों में नहीं है ये प्रश्न, लेकिन बीच में एक महत्वपूर्ण लाइन दी गई है जिनमें से हमें उत्तर निकालना है कि राष्ट्रीय आय में किनको शामिल किया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय में किसको शामिल किया जाता है, इसका उत्तर अगर हम लेते हैं तो हमेशा, कल भी मैंने बताया था कि राष्ट्रीय आय में जो उत्पादन है उसकी जो अंतिम मूल्य है उत्पादन का, उसको शामिल किया जाता है। यानी उत्पादन के अंतिम मूल्य को, वस्तु व सेवाओं के अंतिम मूल्य को इसमें शामिल किया जाता है। तो इसमें इसका उत्तर क्या आ जाएगा कि समस्त अंतिम राष्ट्रीय आय में समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये किस तरह से आता है, तो इसका एक एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल आगे भी एग्जाम्पल काम आएगा, तो देखते हैं किस तरह से है ये। मान लीजिए एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, बिस्कुट समझते ना, बिस्किट बनाने वाली जो कंपनी है या एक व्यक्ति है जो बिस्किट बनाता है। तो हम चाहते हैं सबसे पहले एक किसान के पास, बिस्किट बनाने वाला एक व्यक्ति किसान के पास जाता है और किसान से वो 8 किलो, 1 किलो मतलब 1 किलो पर 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वो क्या करता है, 1 किलो गेहूं खरीदता है। 1 किलो गेहूं खरीदता है, तो 1 किलो गेहूं का मूल्य कितना हो गया, 8 रुपए हो गया। पहली बात तो ये ठीक है। फिर अब वो क्या करता है, इसकी 2 रुपए पिसाई दे देता है। पिसाई के कितने हो गए, 2 रुपए हो गए। ठीक है, हम जा रहे हैं अंतिम मूल्य पर कि हम अंतिम मूल्य तक किस तरह से पहुंचते हैं। तो 1 किलो गेहूं का मूल्य 8 रुपए आया, उसकी जो पिसाई हुई उसमें 2 रुपए की पिसाई होगी, 10 रुपए हो गए। अब ये जो कच्चा माल है, यानी जो आटा है, वो कहाँ जाएगा, बिस्किट बनाने वाले के पास जाएगा जो इसको बिस्किट के रूप में तैयार करेगा। अब इसमें वो क्या मिलाएगा, इसमें वो तेल मिलाएगा, इसमें वो चीनी मिलाएगा, या फिर अन्य कोई चीज है ना या वस्तु वो मिलाएगा। तो इन सब का मूल्य कितना आ गया, 4 रुपए आ गया। ठीक है, इसके बाद में इसके पैकेट्स बनने के बाद में 4 रुपए के बाद में, यानी जो अंतिम रूप से तैयार हुआ ये, यानी बिस्किट बनकर तैयार हुआ, तो इसकी जो एमआरपी लिखी गई थी वो थी 16 रुपए। यानी 10 रुपए तक तो यहाँ, 14 रुपए तक तो यहाँ पर खर्चा हो गया उसका, और 2 रुपए उसकी क्या है, बेनिफिट्स के, जो बनाने वाला है वो अपने मार्जिन के निकालता है, अपना उसमें वसूल करता है, अपनी मेहनत वसूल करता है। तो इस प्रकार ये 16 रुपए आ गया। तो ये जो 16 रुपए क्या है, ये अंतिम मूल्य है। 16 रुपए क्या है, ये उस वस्तु का अंतिम मूल्य है।
अंतिम मूल्य है। तो इस प्रकार इस अंतिम मूल्य को ही किसमें शामिल किया जाएगा, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। तो बात सीधी सी है कि जो वस्तु उत्पादित हुई है उनका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य है वो ही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है, शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर एक तो ये परिभाषा आती है, ये तो हम लोगों ने साधारण बिस्किट के रूप में इसको समझा है। अब दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय को लेकर, मैंने कल आपको वित्त वर्ष उत्पादन ये तो सारी डेफिनेशन करवा दी थी। अब हम आपको जाते हैं कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा किसे कहते हैं, मतलब ये तो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा जो प्रश्न आएगा, परिभाषा आएगी, वो आएगी सकल घरेलू उत्पाद। अगर आप अभ्यास प्रश्नों में जाओगे तो जो दूसरे नंबर का प्रश्न है, पहला प्रश्न है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, और जो दूसरा नंबर का प्रश्न है वो है सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पाद। ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, यानी GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको इस तरह से भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए GDP की जो परिभाषा है वो क्या आती है, सकल घरेलू उत्पाद। कुल मिलाकर राष्ट्रीय आय जितनी जैसी ही परिभाषा है सकल घरेलू उत्पाद की, तो देखिए ये परिभाषा भी आती है कि एक वित्त वर्ष के दौरान, सेम वही परिभाषा है, वित्त वर्ष के दौरान एक वित्त वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमाओं के भीतर उत्पादित सीमाओं के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, मौद्रिक का मतलब मुद्रा, मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब ये देखिए परिभाषाओं में कोई अंतर नहीं है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा और GDP दोनों की परिभाषा सेम है। वो भी वित्त वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमाओं में, यानी प्राथमिक क्षेत्रक में, द्वितीय क्षेत्रक में और तृतीय क्षेत्रक में जितना उत्पादन हुआ है उनका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य है उत्पादन का, उसे क्या कहेंगे, GDP कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। इससे हमें देश की अर्थव्यवस्था का पता चलता है कि प्राथमिक क्षेत्र का कितना GDP में योगदान है, देश की सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है, द्वितीय क्षेत्र का कितना योगदान है, तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान है। यानी परिभाषाएं दोनों मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर आता है इसमें कि सकल घरेलू उत्पाद से हमें तीनों क्षेत्रकों का देश की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है वो पता चलता है। और राष्ट्रीय आय देश के कल्याण को बताती है। राष्ट्रीय आय से देश का कल्याण, यानी देश अर्थव्यवस्था के मामले में कौन से स्तर पर है, विकसित है, अविकसित है, विकासशील है, कौन से श्रेणी में आता है। और देश की जो ये GDP है इससे हमें ये पता चलता है कि प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में, द्वितीय क्षेत्र का कितना योगदान है, तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान है। इस प्रकार होता है कि तीनों जो क्षेत्र है उनके उत्पादन जितना भी उनमें उत्पादन हुआ है उनका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य है, यानी मुद्रा के रूप में कितना प्राप्त हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, GDP या सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। दोनों में अंतर अगर आता है तो GDP जो है वो क्या बताती है कि तीनों क्षेत्रकों का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, और जो राष्ट्रीय आय है वो हमें ये बताती है कि देश कौन सी कैटेगरी में आता है, कौन सी श्रेणी में आता है, देश के कल्याण को वो प्रदर्शित करता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों ही परिभाषा अभ्यास प्रश्नों में दी हुई है। लघुत्रात्मक प्रश्न जो है वो भी आपके साथ साथ ही चल रहे हैं, यानी एक तरह से ये परिभाषाएं और आपको इसी तरह से जो मैं क्वेश्चन डाल रही हूँ, परिभाषा डाल रही हूँ, वो डालकर ही करना है, क्योंकि इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। बड़े प्रश्नों को तो हम इस तरह से देख लेते हैं कि बड़ा प्रश्न इसकी थ्योरी याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं,
लेकिन एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं वो छूटने की, भूलने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि कई बार उनके प्रति हमारी ये मानसिकता होती है कि एक एक नंबर का ही तो है, कर लेंगे, छोटा ही तो है, कर लेंगे। और फिर सारी परिभाषाएं, क्योंकि अर्थशास्त्र में बहुत सारी परिभाषाएं ऐसी है, काफी मिलती जुलती है और एक दूसरे में वो मिक्स हो जाती है और फिर गलती हो जाती है। तो यहाँ पर हमें ये नहीं करना है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आय के बाद में हम महत्वपूर्ण टॉपिक दूसरा लेते हैं, वो है प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए, जब हमने राष्ट्रीय आय निकाल ली तो अब हमें प्रति व्यक्ति आय पढ़ने की क्या आवश्यकता है। पहली बात तो ये प्रश्न का उत्तर जानना बहुत जरूरी है कि जब हमने राष्ट्रीय आय पढ़ ली, अपने देश की जो कुल आय कितनी है वो पढ़ ली, तो इससे हमें प्रति व्यक्ति आय को जानने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। कारण इसका क्या है, देखिए, राष्ट्रीय आय देश के कल्याण को बताती है कि ये देश कितना विकसित है, कितना प्रगति कर रहा है, कितना आगे है। परंतु राष्ट्रीय आय से जो प्रति व्यक्ति आय है वो पता नहीं चलती। राष्ट्रीय आय से किसका पता नहीं चल रहा, प्रति व्यक्ति आय का पता नहीं चल रहा। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर लोग, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलते हैं ये देश है, ये देश क है और एक देश ख है, ठीक है। और अब हमने इनकी जो अंतिम यानी जो राष्ट्रीय आय है वो निकाल ली अपन लोगों ने। तो इन दोनों की राष्ट्रीय आय मान लो अंत में 10,000 है, यानी 10,000 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दोनों को पता चल गया है कि दोनों की आय, राष्ट्रीय आय 10,000 है, यानी दोनों क्या है, एक समान है, एक स्तर पर है। परंतु इनमें प्रति व्यक्ति आय कैसे है, क्या सभी व्यक्ति समान रूप से कमाई करते हैं, क्या एक देश में हर व्यक्ति एक जैसी इनकम प्राप्त करता है, क्या कभी नहीं करता। इसमें बहुत ज्यादा असमानता रहती है। यहाँ पर राष्ट्रीय आय अंत में देश को विकसित दर्शा सकती है या विकासशील दर्शा सकती है, लेकिन वहां प्रति व्यक्ति आय के क्या मापदंड है, क्या आंकड़े हैं, ये व्यक्त नहीं करती है। इसलिए हमें देश के कल्याण को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रीय आय को निकालना पड़ेगा। लेकिन प्रति व्यक्ति आय, व्यक्ति या वहां की जो व्यक्ति है देश के, वो कितने विकसित है, ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रति व्यक्ति आय निकालनी पड़ेगी। तो देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं अपन लोग, जैसे 1, 2, 3 और 4, ये 4 व्यक्ति लिए अपन लोगों ने, ठीक है। ये अपन अंतिम आय, राष्ट्रीय आय छोड़ देते हैं इसको कि राष्ट्रीय आय दोनों की 10-10 हजार है। अब देखते हैं कि जब तक हमें प्रति व्यक्ति आय का पता ही नहीं चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय कितनी है, व्यक्ति किस तरह से कमाता है। तो प्रति व्यक्ति आय एक महीने की या एक वर्ष की वार्षिक आय इस देश के का जो पहला व्यक्ति है उसकी है 200, तो इसकी अपन कर लेते हैं 300, इसकी है 400, तो इसकी हम कर लेते हैं 100, इसकी हम करते हैं 300, तो इसकी हम कर लेते हैं 500, और इसकी हम करते हैं 600, तो इसकी हम कर लेते हैं 1400। यानी कुल मिलाकर देश की जो राष्ट्रीय आय है वो आगे मतलब एक दूसरे के, ये सिर्फ एग्जाम्पल दिया हुआ है, हालांकि ये सही मापदंड नहीं कह सकते हम इसको, बस हमें ये बताने की बात है कि राष्ट्रीय आय दोनों में समान है, लेकिन ये जो प्रति व्यक्ति आय जा रही है ये असमान है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देश क्या का पहला व्यक्ति मान लो 200 रुपए कमाता, 300 रुपए, तो आय में क्या होगी, सब में असमानता हो गई। परंतु अंतिम आंकड़े क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि दोनों की देश की जो स्थिति है वो एक जैसी है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में दोनों की स्थिति एक जैसी नहीं बताई गई है। तो बात सीधी सी है कि राष्ट्रीय आय जहां देश के कल्याण को बताती है, प्रति व्यक्ति आय व्यक्ति के कल्याण को दर्शाती है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल हो सकता है कि प्रति व्यक्ति आय में भिन्नता होती है। तो चलिए आगे हम देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का उपयुक्त माप नहीं है, यह जनसंख्या में परिवर्तन के प्रभाव को समायोजित नहीं कर पाता है। जनसंख्या में परिवर्तन के प्रभाव को गणना में शामिल करने के लिए प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय की तुलना में आर्थिक कल्याण, आर्थिक विकास का अधिक उपयुक्त माप बन जाता है। सीधी सी बात है कि जो राष्ट्रीय आय है वो कल्याण को दर्शाती है, राष्ट्रीय आय देश के कल्याण को दर्शाती है, परंतु जो देश की आर्थिक स्थिति है उसको प्रकट करने का उपयुक्त माप नहीं है। राष्ट्रीय आय
देश के आर्थिक कल्याण को प्रकट करने का उपयुक्त माप नहीं है। यानी राष्ट्रीय आय से हमें ये तो पता चलता है कि देश प्रगति कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था में स्थिति क्या है, लेकिन देश के जो व्यक्ति हैं उनका कितना कल्याण हुआ है, आर्थिक रूप से जो व्यक्ति है वो कितना मजबूत है उस देश का, ये प्रकट नहीं कर सकता। और ये प्रकट कौन करता है? प्रति व्यक्ति आय। दोनों में अंतर आता है। प्रति व्यक्ति आय क्या करती है? प्रति व्यक्ति आय का मतलब देश का व्यक्ति कितना कमा रहा है, तो उससे ही पता चलता है कि देश की स्थिति क्या है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय की तुलना में, तो देखिए अंतर, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय की तुलना में, राष्ट्रीय आय की तुलना में आर्थिक कल्याण एवं आर्थिक कल्याण एवं आर्थिक विकास, आर्थिक विकास का उपयुक्त माप है। ये अंतर आता है इन दोनों में कि देखिए राष्ट्रीय विकास देश के आर्थिक कल्याण को प्रकट करने का उपयुक्त माप नहीं है, और प्रति व्यक्ति आय क्या करता है? राष्ट्रीय आय की तुलना में आर्थिक कल्याण एवं आर्थिक विकास को प्रकट कर सकता है। अभी जो अपन लोगों ने देश क और देश ख को देखा, तो उन दोनों देशों की स्थिति को देखने के बाद में हमें ये लगता है कि वो कौन सा देश है जहां पर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, यानी कौन सा ऐसा देश है जहां पर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, व्यक्ति ज्यादा कमा रहा है बजाय दूसरे देश के। तो इस तरह से राष्ट्रीय आय जहां देश के आर्थिक स्तर को बताती है या देश की जो कैटेगरी निर्धारित करती है कि देश की राष्ट्रीय आय अधिक है तो ये विकसित है, विकासशील है, अर्धविकसित है, पिछड़ा हुआ, ये बताती है। लेकिन वहां प्रति व्यक्ति आय अगर ज्यादा होती है तो वो देश के आर्थिक विकास को और जन कल्याण को भी बताती है कि यहाँ के व्यक्ति ज्यादा कमा रहे हैं बजाय दूसरे देश के, तो इसका मतलब यहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक है, और प्रति व्यक्ति आय जिस देश में अधिक होगी यकीनन वहां पर राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय को किस तरह से निकाला जाता है। प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा पूछी जाती है, और प्रति व्यक्ति आय को व्यक्त करने का सूत्र देखिए कि प्रति व्यक्ति आय को किस तरह से निकाला जाता है। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। ये सूत्र बहुत बार पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने का सूत्र बताइए, यानी प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? वो है राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या, अर्थात प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने हेतु आय ज्ञात करने हेतु क्या किया जाता है? ज्ञात करने हेतु देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। ये सूत्र आपको लिखना है कि प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने का एक तो सूत्र पूछा जाता है, तो सूत्र लिखना है, और इस सूत्र के साथ ही
ये भी समझाने के लिए लिखा जाता है। ये भी प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा ही है कि प्रति व्यक्ति आय करने के लिए देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है या भाग दिया जाता है। आने वाली कक्षा में हम क्या करेंगे कि भारत में सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय की गणना थी वो किनके द्वारा की गई थी, यानी कुल मिलाकर ये जो पूरा पार्ट है ये हमें अंदर वाले जो इसके क्वेश्चन है, बीच बीच में काफी क्वेश्चन दिए हुए सारे निकालने हैं। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है इनमें से, आप कौन सा टॉपिक है जो समझ नहीं आया है उसको दोबारा करना चाहते हो, बहुत से बच्चों के पास मेरे फोन नंबर भी है, वो खुद भी बात कर सकते हैं और डाउट में भी डाल सकते हैं। आगे आने वाली कक्षा में हम इसको आगे क्लियर करेंगे। थैंक यू।